हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आई एम ब्रजेश कुमार एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे JEE 45 डेज क्रैश कोर्स का डे 3, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट बातें हम आज कवर करेंगे। तो चलिए फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है, काफी सिंपल सी बातें, इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान से समझिएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अभी हमने क्या कवर किया? बोहर मॉडल कवर कर लिया था, ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन कवर कर ली थी। बोहर मॉडल से हमारे पास कुछ एनर्जी के, रेडियस के, वेलोसिटी के फॉर्मुलेज आए थे। उसके अलावा हमारे पास क्या आया था? डी ब्रोगली इक्वेशन आई थी, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने कवर किया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये वाला फॉर्मूला आया था डी ब्रोगली के थ्रू, ठीक है, जिसे डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी समझिए ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर सर्कुलर पाथ्स में, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी शेल्स या एनर्जी ऑर्बिट्स, ठीक है, या स्टेशनरी स्टेट्स, ये बोलते हैं हम। अभी हुआ क्या, अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पे पोजीशन एंड मोमेंटम बताना है, दैट्स इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। ऐसा क्यों कहा गया? समझते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद अनलिमिटेड प्रेसिजन। मतलब प्रिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और साथ में दोनों चीजें एक साथ मेजर होनी चाहिए। सो दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आप पोजीशन मेजर करेंगे तो मोमेंटम रह जाएगा, मोमेंटम मेजर करेंगे तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं आ पाएगी, प्रेसाइज नहीं आ पाएगी। तो द मोर प्रेसाइजली वन प्रॉपर्टी इज मेजर्ड, द लेस प्रेसाइजली द अदर प्रॉपर्टी कैन बी नोन। तो फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने? फॉर्मूला देखिए, तो मोमेंटम है, एक पोजीशन है, पोजीशन को दिखाया गया x से, और मोमेंटम को हमें पता ही कैसे दिखाते हैं, p से। तो दोनों चीजों को रिलेट कैसे किया गया? ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहा? डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो h कट है उसको हम बोल सकते हैं h/2 पाई। मतलब h/4 पाई को, इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। हमें पता है कि जो h कट होता है वो होता है h/2 पाई। मतलब मैं इसके लिख सकता हूँ डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/2। ये वही फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ। उसके अलावा हमें एक बात बताए कि P क्या होता है? P होता है mv। P क्या होता है? mv। और mv मतलब लीनियर मोमेंटम है, ये मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं डेल्टा p तो क्या हो जाएगा? m डेल्टा v। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आया? डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/2। ये तो ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला हो गया। अगर ऊपर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई, ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो डेल्टा x अगर आप बताओगे तो डेल्टा p फिर प्रेसाइज नहीं रह पाएगा, और डेल्टा p प्रेसाइजली बताओगे तो डेल्टा x प्रेसाइज नहीं रह पाएगा। तो ये दोनों चीजें हमें माइंड में हमेशा रखनी है, ठीक है। इनको और भी हम आगे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम और आगे भी क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। चलिए, अभी ये फॉर्मूला आया अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पे डेल्टा x है आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा p है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। यूनिट ध्यान रखना है, जूल सेकंड। मूव करेंगे नेक्स्ट वन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इंप्लीकेशंस। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल पार्टिकल्स, नॉट जस्ट टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये माइक्रो हो या मैक्रो हो, दोनों पर एप्लीकेबल है, माइक्रो मैक्रो दोनों पर एप्लीकेबल है। बट ऑब्जर्व सिर्फ हुआ था किसके लिए? माइक्रो के लिए। ऑब्जर्वेबल किसके लिए है? माइक्रो के लिए। It fundamentally limits the precision with which certain properties of particles can be known. It introduce a degree of randomness. क्या introduce किया है? degree of randomness, and आप देख सकते हैं probabilistic nature to the behavior of particle. probabilistic nature to the behavior of particle इसने क्या किया था? introduce किया था। This is the Heisenberg uncertainty principle implications. तो मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये माइक्रो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑल पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो, सभी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। बट द प्रॉब्लम इज हियर दैट कि माइक्रो के लिए ऑब्जर्वेबल था, माइक्रो के लिए क्या था? ये ऑब्जर्वेबल, बट मैक्रो के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं था। माइक्रो के लिए क्या है? ये ऑब्जर्वेबल, बट मैक्रो के लिए ऑब्जर्वेबल नहीं। चलिए मूव करते हैं, मतलब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है एक तरीके से। मूव करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। क्वांटम मैकेनिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, बोहर मॉडल के बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। समझते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए एक इक्वेशन दी गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, ही कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स विद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल।
ठीक है, इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज प्री डिफाइंड, जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का वो ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है। द क्वांटाइज, जैसे हम बोहर ने भी बताया था, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, मतलब जो लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम है, जो क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम, वो क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। द क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ वैलिड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर वेव equation which has been deduced as a result of the wave nature of the electron, wave nature of the electron। so Schrödinger wave equation का एक brief explanation क्या है, brief mathematical equation wave equation क्या है, h psi is equal to e psi, h psi is equal to e psi, h psi is equal to e psi, ठीक है। this is the short नोटेशन बोल सकते हो आप, शॉर्ट फॉर्मूला बोल सकते हो किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जहां पे H एक H क्या है, H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, साई आपका वेव फंक्शन, E आपकी आएगी आइजन वैल्यू, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर है। H इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जो डिस्क्राइब करता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक्स एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, या फिर जेड एक्सिस के अलोंग हो, ये क्या डिस्क्राइब करती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे E क्या है, E इज द आइजन वैल्यू ऑफ द एनर्जी एंड साई इज इज आइजन फंक्शन। मैंने क्या कहा था, E इज द आइजन वैल्यू, ठीक है, एनर्जी जिसको हम बोले ऑफ एनर्जी, एंड साई इज ए आइजन फंक्शन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है साई और साई स्क्वायर का। एक्चुअली साई क्या है, साई आपको पता है वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन है, बट इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बताता हूं क्यों। साई इज ए वेव फंक्शन दैट डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। और जब हम इसका क्या कर देंगे, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन हमें प्रोबेबिलिटी दे देगा। सो बट साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा, विच प्रोवाइड्स व्हाट, साई स्क्वायर आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, या आप कह सकते हो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन एन एटम। हुआ क्या, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप हो, ठीक है, ये आप अभी अपने घर में हो, आप चले गए स्कूल, ठीक है। तो अभी आपका डेली रूटीन बताता हूं मैं आपको। आप घर से निकले, स्कूल गए, स्कूल से घर आए, फिर नेक्स्ट डे घर से स्कूल, स्कूल से घर। मान लीजिए घर से आप निकले 8 o'clock, स्कूल पहुंच जाते हो 8:30, और 8:30 से स्कूल से निकले आप 1:30, और घर पहुंच जाते हैं 2। मतलब आपका 8 से 2 के बीच में जो भी टाइमिंग है, जो टाइमिंग रेंज है, वो कहाँ होगी भाई, 8 से 8:30 आप घर से स्कूल के रास्ते में, 1:30 से 2 आप स्कूल से घर के रास्ते में, और 8:30 से 1:30 आप स्कूल में दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रेंज हो गई। अभी हुआ क्या, मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड आया, आपके पेरेंट्स से पूछा आपका कि ए पर्सन कहाँ पे है, तो क्या बताया उन्होंने कहा, टाइमिंग देखी कि उन्होंने कहा टाइमिंग हो रही है अभी 9 o'clock, तो उन्होंने क्या कहा होगा, स्कूल में मिलेंगे आप, पक्की बात। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा तो नहीं एग्जैक्ट आप स्कूल में मिलेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हुई, स्कूल। मान लो कोई बी फ्रेंड आया, टाइम हो रहा था कितना, अराउंड 1:45, ठीक है जी। यहाँ पे है मार्केट, यहाँ पे क्या है, मार्केट। रेगुलरली आप क्या कर देते हैं, आपका डेली रूटीन क्या था, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। बट उस दिन क्या हुआ, आपको कुछ काम था मार्केट में, आपने घर नहीं बताया, आप चले गए मार्केट, 1:30 से लगभग 1:50 तक मार्केट पहुंच पाए। मार्केट में आपने 1 घंटे यूटिलाइज मतलब 1 घंटे का स्पेंड किया, और उसके बाद आप घर चले गए। तो 1:50 से 2:50 में यहाँ पे निकले आप 2:50, और 2:50 से निकलने के बाद आप 3:20 तक घर पे पहुंच चुके, 3:20 या 3:10 तक, 3:10 तक या 3:20 तक आप घर पे पहुंच चुके, जो भी है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि फ्रेंड ने पूछा 1:45 पे वो आया, और आपके पेरेंट्स से पूछा कि ए पर्सन कहाँ पे है, बी फ्रेंड ने पूछा, क्या बोला, पेरेंट्स ने क्या बोला कि 1:45 हो रहे हैं, तो आप घर से स्कूल के रास्ते में होंगे। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बताई गई कि आप यहाँ पे मिलने चाहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बताई गई कि आप यहाँ पे मिलने चाहिए। बट हुआ क्या, आप तो उस दिन यहाँ पे थे ही नहीं। तो 2 बातें आ जाती हैं। यहाँ पे बात आती है कि मैक्सिमम आप यहीं पे मिलेंगे, बट उस दिन आप यहाँ पे थे, ठीक है। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ की हो गई कि किसी दिन आप मार्केट भी जा सकते हो, यहाँ से ये बात क्लियर हुई। अब समझने वाली बात क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जहां पे मैक्सिमम हो, वो बताता है साई स्क्वायर। वो क्या बताता है, साई स्क्वायर। और यहीं से 2 वर्ड आ जाते हैं, एक आ जाता ऑर्बिटल और एक आ जाता नोड। दोनों वर्ड को पढ़ेंगे। ऑर्बिटल क्या है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द
इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, मतलब जहां पे साई स्क्वायर क्या हो मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगा ऑर्बिटल। और जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो मिनिमम, या मैं कह सकता हूँ अप्रोचेस टू जीरो, या मैं कह सकता हूँ नेग्लिजिबल, वो क्या होगा नोड। ठीक है, वो क्या होगा नोड, मतलब साई स्क्वायर मिनिमम। ये बातें समझते हैं ध्यान से। सो साई इज ए वेव फंक्शन जो डिफाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है साई स्क्वायर का, किसका है साई स्क्वायर का। इट आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन एन एटम। उस पर्टिकुलर एटम में कहां दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन, उसको कौन बताएगा साई स्क्वायर। कहां उसकी प्रोबेबिलिटी होगी साई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, भाई किसी भाई नेगेटिव का स्क्वायर करिए कितना आया पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करिए तो भी क्या आया पॉजिटिव। तो साई स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, चाहे साई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, साई स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, साई कैन भी बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर इन स्पेस इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज क्लाउड डायग्राम which gives the probability density of finding the electron in that particular region. Boundary surface diagram which defines the shapes of the various orbitals. ठीक है, हम boundary surface diagram, ठीक है, वैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz हो गया, 3s हो गया, 3px, 3py, 3pz, 3dx, ठीक है, इस 3dx square minus y square इस टाइप से। ठीक है, the orbital wave function psi for an electron in an atom is meaningless. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या है meaningless. It describes है, क्या डिस्क्राइब करता है मैथमेटिकल फंक्शन। It describes a mathematical function of the coordinates of the electron. क्या डिस्क्राइब करता है सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम ये ग्राफ समझते हैं। अब इन ग्राफ्स को समझने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो हमारे नोड्स होते हैं, पहले मैं नोड्स भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे रेडियल ग्राफ, क्या हमारे रेडियल ग्राफ। रेडियल ग्राफ तीन टाइप के हो सकते हैं, तीन टाइप के हमें पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है साई और आर के बीच में, साई वर्सेस आर ग्राफ। एक हमें क्या पढ़ना है साई वर्सेस आर ग्राफ। एक हमें पढ़ना है साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। और एक हमें पढ़ना है 4 स्क्वायर 4 आर स्क्वायर 4 आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आर की साई की जगह आर लिखा हुआ है, कैपिटल आर वर्सेस आर ग्राफ। उसके बाद कैपिटल आर वर्सेस आर ग्राफ हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट साई स्क्वायर की जगह क्या दिखेगा फिर आपको आर स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। और यहाँ पे क्या दिखेगा 4 आर स्क्वायर डी आर कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, अब होगा क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेडियल वेव फंक्शन। क्या नाम है, रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, इसका नाम है रेडियल वेव फंक्शन। जो आर है स्मॉल आर, वो है क्या, स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ये क्या है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या है आपकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये क्या है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है हमेशा। ठीक है, अब मैंने आपको ग्राफ के बारे में बात करता हूं। 4 ग्राफ, साई हो सकता है पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। साई क्या हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कुछ इस तरीके से, मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बट साई स्क्वायर हमेशा क्या होगा ओनली पॉजिटिव, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर इस टाइप से, यही बात होगी। ठीक है, उसके बाद जो लेंथ होगी ग्राफ की वो किस बात पे डिपेंड करेगी, नोड्स पे। लेंथ ऑफ ग्राफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेडियल ग्राफ, तो रेडियल नोड्स पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे रेडियल नोड्स और उनका फॉर्मूला भी, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। क्या होता है n-l-1। ठीक है, आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लो मैंने कोई ये बना दिया, मान लीजिए ये बनाया फिर ये बनाया फिर ये बनाया, ऐसे कोई ग्राफ बना दिया, तो इनिशियल और फाइनल वाले को काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करिए 1 और 2। तो कितने नोड्स हैं, मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ, 1 नोड है और 2 नोड है। तो इसके अंदर रेडियल नोड कितने हुए, रेडियल नोड हुए 2, रेडियल नोड कितने हुए 2। अब आपको और क्या ध्यान रखना है, 4 साई एंड साई स्क्वायर।
फॉर साई एंड साई स्क्वायर जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आता है, इस टाइप से, एस का मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ठीक है। फॉर साई एंड साई स्क्वायर का जो ग्राफ आता है फॉर एस के लिए, चाहे 1SO 2SO 3SO 4SO 5SO, वो आता है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, ठीक है, डिक्रीज होता है। बट पीडीएफ की बात करूं तो पीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ होती है, कॉर्नर्स पे ज्यादा होती है, इस टाइप से लोब्स होती है। तो जो ग्राफ आता है वो मिनिमम से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की तरफ जाता है, ठीक है। ग्राफ कहाँ जाता है, मिनिमम से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम की तरफ जाता है, क्योंकि कॉर्नर्स पे क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी, कॉर्नर्स पर क्या है, मैक्सिमम, एट कॉर्नर्स मैक्सिमम डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कॉर्नर्स पर अवेलेबल है। अब मैं इसके अलावा एक बार क्विकली इन पॉइंट्स को समराइज करके और एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका जो साई है वो क्या हो सकता है, ये साई है भाई, देखो जल्दी से जो सिंबल बन जाता है उस पर ध्यान नहीं देना, ये है सिंबल एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो साई है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट साई स्क्वायर क्या होगा, ओनली पॉजिटिव, साई स्क्वायर क्या होगा, ओनली पॉजिटिव। लेंथ किस बात पे डिपेंड कर रही है, लेंथ डिपेंड कर रही है आपकी नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पे, किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पे। जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस डी आर वाला ग्राफ होगा, ठीक है, वर्सेस आर वाला जो ग्राफ होगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर वर्सेस जो आर का ग्राफ होगा, उस ग्राफ में जो ऑल ग्राफ होंगे, जितने भी ग्राफ होंगे, ऑल ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम कहां से, ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब 0 0 से, कहां से स्टार्ट होंगे वो, 0 0 से। जो साई और साई स्क्वायर के वर्सेस आर वाले ग्राफ हैं 4S के लिए वो स्टार्ट होंगे मैक्सिमम से, ठीक है, कहां से स्टार्ट होंगे, मैक्सिमम से कहां जाएंगे, मिनिमम की तरफ, मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब डिक्रीज होंगे। बट फॉर पी और डी के लिए यही ग्राफ मिनिमम से स्टार्ट होंगे और कहां की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम की तरफ, मिनिमम से स्टार्ट होकर कहां की तरफ जाएंगे, मैक्सिमम की तरफ। मतलब साई और साई स्क्वायर में पीक्स क्या होंगी, डिक्रीज, पीक्स क्या होंगी, डिक्रीज, ठीक है। चाहे मिनिमम से मैक्सिमम जाए या मैक्सिमम से मिनिमम, अगर पीडी का ग्राफ है तो मिनिमम से मैक्सिमम जा रहे हैं, मान लीजिए मिनिमम हुआ तो पीक्स डिक्रीज होंगी, साई और साई स्क्वायर के ग्राफ में पीक्स क्या होंगी, डिक्रीज, तो मिनिमम से कहां जाना है, मैक्सिमम, तो पीक्स क्या होंगी, डिक्रीज, ठीक है। बट अगर मैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर की बात करूं तो जो आपकी पीक्स होंगी वो क्या होंगी, पीक्स इंक्रीज, पीक्स क्या होंगी, इंक्रीज, ठीक है। जितने भी आपकी पी डी एफ के ग्राफ होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे, पीडीएफ के ग्राफ, वो ओरिजिन से स्टार्ट होंगे 0,0 से, ठीक है। और एस के ग्राफ हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे, मिनिमम की तरफ जाएंगे। बट अगर आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का ग्राफ है तो वो आपका कहां से स्टार्ट होगा, वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एस के लिए भी वो कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, किसके लिए, एस के लिए भी। बस ये छोटी छोटी सी बातें आपको हमेशा माइंड में रखनी है ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं, देखिए अब जब मैं ग्राफ आपको बताने जा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मैंने मान लो बनाया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ठीक है। ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से कहां की तरफ जाएगा, मैक्सिमम की तरफ, ये गया मैक्सिमम की तरफ। और ये आपका है साई और साई स्क्वायर की ग्राफ, जिसके मैंने क्या बताया, यहां से स्टार्ट होगा मैक्सिमम से, यहाँ आया मिनिमम की तरफ, फिर पीक डिक्रीज होंगी, पीक क्या होंगी, डिक्रीज, पीक क्या होंगी, डिक्रीज, इस टाइप से, क्लियर। ये ग्राफ इस टाइप से चला करेंगे, ये समझ में आया। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ्स आर इंपोर्टेंट। देखिए मैंने सारी बातें आपको बता दी ग्राफ्स के बारे में, अब आप ग्राफ देखिए, एस से कहां से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम से, साई है या साई स्क्वायर है, कुछ भी हो, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, एक्स का, मैक्सिमम से। वेव फंक्शन साई वर्सेस डायमीटर आर, बेस्ड ऑन मैक्स बोर्न एजम्पशन, साई स्क्वायर एट ए पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। साई स्क्वायर का ग्राफ देख लीजिए, ये तो सेम ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वो पीक नहीं है और क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इस टाइप से नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं है। अगर नेगेटिव वाला पोर्शन होता तो वो पॉजिटिव होके दिखता है, क्लियर। ये आपके ग्राफ्स हो गई, इनको जब मैं रेडियल नोट आपको बताऊंगा तो उसके बाद एक बार और मैं डिस्कस करूंगा जब मैं रेडियल नोट का फॉर्मूला आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर 4 क्वांटम नंबर आते हैं,
क्या है ये क्वांटम नंबर? व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स नथिंग लाइक ए पोस्टल एड्रेस. दीज आर लाइक पोस्टल एड्रेस. किसका पोस्टल एड्रेस? ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या कह रहे हैं क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए मैं कहां पे रहता हूं, मैं किसी एक्स सिटी में, वाई डिस्ट्रिक्ट, एक्स मेरी सिटी का नाम, वाई डिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है, वाई क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट. जेड जिसमें तहसील है, मान लीजिए जिसमें एक्स वाई जेड. ए मेरा विलेज है, बी उस विलेज में कोई क्या है, मोहल्ला टाइप में, ठीक है, और सी मेरी गली का नाम है, और डी मेरा हाउस नंबर. तो एक टाइप से ये क्या हो गया मेरा एड्रेस. उसी टाइप से किसी इलेक्ट्रॉन का कहाँ एड्रेस है, किस एटम में कहाँ मिलेगा, किस शेल में रहेगा, किस सब शेल में रहेगा, किस ऑर्बिटल में रहेगा, किस शेप में बैठा हुआ है, वो कौन बताएगा? क्वांटम नंबर्स. तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं. तो क्वांटम नंबर इज नथिंग दिस लाइक ए पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर पिन कोड, एक डिस्ट्रिक्ट, एक सिटी, ठीक है, सारी बातें होती हैं. उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का भी पोस्टल एड्रेस कौन बताएगा? एक टाइप से एक क्वांटम नंबर्स. सो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स है. फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ के आए हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से. ये क्या डिटरमाइन करता है? एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इन सभी क्वांटम नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में भी. सेकेंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर बोल देते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर. क्या बोल देते हैं? सब्सिडरी क्वांटम नंबर. ये क्या डिटरमाइन करता है? शेप. एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर एक्चुअली डिटरमाइन करता है शेप. हमारे पास आता है थर्ड क्वांटम नंबर, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं या फिर एम एल से भी डिनोट कर सकते हैं. इट डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस. ठीक है, स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन किस टाइप से है. और फोर्थ क्वांटम नंबर इज द लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस या फिर एम एस से, जो क्या डिटरमाइन करता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन. इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 टाइप से हो सकती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ. वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. पहले हम देखते थे फर्स्ट क्वांटम नंबर. फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एन है वो क्या बताता है? ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल इसका नाम दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज. मान लीजिए एन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उस एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है. मान लीजिए ये न्यूक्लियस, इसके पास थी फर्स्ट सेल, उसके बाद आएगी सेकंड सेल, उसके बाद आएगी थर्ड सेल, उसके बाद आएगी फोर्थ सेल. तो आप देख सकते हैं ना अभी इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहा है. ये देखो, ये देखो, इस टाइप से साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली डिटरमाइन करता है क्या? साइज. एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा था हमने, En इज इक्वल टू क्या आया था? -13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. यही फॉर्मूला था. तो एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड थी क्या? -1/n स्क्वायर के. ठीक है, -1/n स्क्वायर के. सो इस टाइप से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी और साइज को डिटरमाइन करता है. ये क्या डिटरमाइन करता है? ये आइडेंटिफाई करता है शेल के बारे में. आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है बहुत बड़ी स्कीम. ठीक है, बहुत बड़ी स्कीम पे ना जाके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है, जो फर्स्ट सर्कल होता है, उसे क्या बोल देते हैं? फर्स्ट शेल. जो सेकंड होगा उसे क्या बोल देंगे? सेकंड शेल. जो थर्ड होगा उसे क्या बोल देंगे? थर्ड शेल. उसी टाइप से फोर्थ. तो जो एन की वैल्यू है, जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी शेल है, जो आपका क्या है ऑर्बिट है, जो स्टेशनरी स्टेट है, वो क्या है? वो स्मॉल एन है. और उसकी वैल्यू हो सकती है 1, हो सकती है 2, हो सकती है 3, हो सकती है 4, हो सकती है 5, हो सकती है एंड सो ऑन. अगर n की वैल्यू 1 है तो इसके लिए कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स में भी डेजिग्नेशन दिए गए हैं. क्या? अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको k शेल बोला गया. अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको l शेल बोला गया. n की वैल्यू 3 है तो उसको m शेल बोला गया. n की वैल्यू 4 है तो उसको n शेल बोला गया. n की वैल्यू 5 है तो उसको o शेल बोला गया. एंड सो ऑन एंड सो ऑन, k l m n o इस टाइप से चलता रहेगा. ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि जो n बता रहा है वो क्या बता रहा है? मेन शेल को. क्या बता रहा है? मेन शेल को. With the increase in the value of n, the number of allowed orbital increases. जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो कई बार होगा कि किसी में SC आ सकता है, किसी में P आ सकता है, किसी में D नहीं आ सकता, तो वो n की वैल्यू पे डिपेंड करने लगेंगी. And it gives information of an orbit that is K L M N. ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है about the principal quantum number.
एजीमुथल क्वांटम नंबर इज द सेकेंडरी क्वांटम नंबर और इट इज द सब्सिडरी क्वांटम नंबर जिसको प्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एल से। अब एक बात ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, मतलब इसकी वैल्यू रिलेट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अगर हमें एल कैलकुलेट करना है तो हम n माइनस एन कर देंगे, n माइनस 1 कर देंगे। तो एल की वैल्यू होती है 0 से लेके n माइनस 1 तक। मतलब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव n वैल्यूज। इस बात का मतलब समझिए, मान लीजिए n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 3। मैं पूछ सकता हूं l की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, पॉसिबल कितनी वैल्यूज हो सकती है, नंबर में पूछ रहा हूं, कौन कौन सी वैल्यू वो नहीं पूछ रहा, मैं क्या कह रहा हूं l की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो 5 हो सकती है। ओके, यहाँ पे कितनी हो सकती है, l की पॉसिबल वैल्यू 4, यहाँ पे कितनी हो सकती है, l की पॉसिबल वैल्यू 3। कैसे पता लग रही है हमें ये बातें, हमें पता लग रही है इस n की वैल्यू से। जो भी n की वैल्यू हो उतनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी किसकी, l की। कैसे, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट l की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके चलो n माइनस 1 तक चलते रहो। तो n की अगर वैल्यू 5 है तो l हो सकता है 0, l हो सकता है 1, l हो सकता है 2, l हो सकता है 3, l हो सकता है 4। 5 तो नहीं हो सकता क्योंकि n माइनस 1 होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता और इक्वल से ज्यादा भी नहीं हो सकता। तो l की कितनी वैल्यूज है काउंट करिए जरा, 0 1 2 3 4, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज हो चुकी हैं 5। यहाँ पे देख लीजिए, l हो सकता है 0, l हो सकता है 1, l हो सकता है 2, l हो सकता है 3, कितनी वैल्यूज आई 4। यहाँ पे चेक कर लीजिए, l हो सकता है 0, l 1 और 2, कितनी वैल्यूज आई 3। क्लियर। तो ये लाइन का मीनिंग है, समझिए, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, l कैन हैव, मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n minus 1। इट टेल्स अस अबाउट द शेप्स ऑफ सबसेल। अब शेप्स ऑफ सबसेल कैसे बताता है, जैसे वैल्यू ऑफ l के लिए कुछ नोटेशंस दी गई हैं। क्या क्या नोटेशंस हैं वो देखिए ध्यान से। जैसे सभी की शेप फिक्स है, s की अपनी शेप है स्फेरिकल, p की अपनी शेप है क्या डम्बेल, d की अपनी शेप है डबल डम्बेल। अब समझिए ध्यान से, अगर मान लो l की वैल्यू 0 है तो उसको बोला गया s सबशेल, क्या नोटेशन दी गई s। अगर l की वैल्यू 1 है तो उसको बोला गया p सबशेल, l की वैल्यू 2 है तो उसे बोला गया d सबशेल, l की वैल्यू 3 है तो उसे बोला गया f सबशेल, l की वैल्यू 4 है तो उसे क्या बोला गया s p d f g h, लाइक दिस। कंटिन्यू करिए, अगर l की वैल्यू 5 है तो उसे क्या बोला गया h, एंड सो ऑन। s for spherical, p for d for diffuse। तो इस टाइप से हमारा क्या चल रहा है, इस टाइप से इनकी शेप दी गई। तो s p की शेप, s की शेप कैसी होती है मैंने आपको बताया स्फेरिकल, p की शेप कैसी होती है डम्बेल, ठीक है। और d की शेप कैसी होती है, p की शेप कैसी होती है डम्बेल, और d की शेप कैसी होती है डबल डम्बेल, ठीक है। इसी टाइप से आपकी ये शेप रहेंगी। तो बस आपको ये नोटेशन ध्यान रखनी है कि l अगर 0 है तो s सबशेल, 1 है तो p सबशेल, 2 है तो d सबशेल, 3 है तो f सबशेल, ठीक है। तो ये क्या बताता है, शेप भी बता देता है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे, ऑर्बिटल्स की शेप। s ऑर्बिटल आप देख सकते हैं किस शेप का दिख रहा है आपको, स्फेरिकल। ये p ऑर्बिटल है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब कितने होंगे वो बताएगा नेक्स्ट क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, px py और pz। ये px py pz 3 ही क्यों है वो बताएगा नेक्स्ट क्वांटम नंबर, ठीक है। d ऑर्बिटल्स के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 क्यों होते हैं, 3 क्यों होता है, s के अंदर सिर्फ 1 क्यों है, f के अंदर 7 क्यों होंगे वो बताएगा नेक्स्ट क्वांटम नंबर। ये dxy, दिस इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका है dxy, ये आपका है dxz, ये आपका है dyz और दिस वन इज dz स्क्वायर। अब आप कहेंगे कैसे पता लगा, अगर ऑर्बिटल आपके अलोंग द एक्सिस है, ये देखिए अलोंग द एक्सिस है, जो लोब्स हैं वो क्या है अलोंग द एक्सिस, इस टाइप से, ये हुआ अलोंग द एक्सिस। अगर बिटवीन द एक्सिस हो, ये देखिए इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे, ये वाले तीनों इन बिटवीन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऑर्बिटल कहाँ पे अलोंग द एक्सिस। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। अगर आप dxy, dyz और dz एक्सिस को चेक करें तो ये मिलेंगे आपको इन बिटवीन द एक्सिस, इन बिटवीन द एक्सिस। और अगर आप dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को चेक करें तो ये आपको मिलेंगे अलोंग द एक्सिस। कहाँ मिलेंगे, अलोंग द एक्सिस। बस ये छोटी छोटी सी बातें आपको माइंड में रखनी है और आपके सारे क्वेश्चंस बनते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से या फिर स्मॉल ml से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय जीमैन। मैंने आपको बताया था ना जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कौन, बोहर मॉडल। तो जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल ml से। ये क्या डिफाइन करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन इन एन इलेक्ट्रॉन शेल, बताया था मैंने आपको। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो हमने सेकेंडरी क्वांटम नंबर पढ़ा उसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। जो हमने सेकेंडरी क्वांटम नंबर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब ml की वैल्यू डिपेंड करेगी l पे। देख लेते हैं एक बार सीरीज क्या चल रही है, n से बता सकते हैं l और l से बता सकते हैं ml। कैसे कैसे जरा देख लेते हैं। जो l की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ml बताएंगे, और ml की जो वैल्यू रहेगी वो l पे डिपेंड करेगी, मतलब -l से स्टार्ट होगी, 0 से लेके +l तक जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू है 3, तो l की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 0, l की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1 और l की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 2। अब पूछे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू 3 है। क्लियर। अगर l की वैल्यू 0 है तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी, ml में पुट करिए वैल्यू 0 0 0, मतलब एक वैल्यू आई 0। l की वैल्यू 1 है तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी ml की, एक हो गया -1, एक हो गया 0, एक हो गया +1। अगर l की वैल्यू 2 है तो 5 वैल्यूज पॉसिबल, कौन कौन सी जरा चेक करिए, ml की 5 वैल्यूज -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया। यहीं तक तो जा सकते हैं। +3 होगा, नहीं होगा, +4 होगा, नहीं होगा। कितनी वैल्यू आई 1, तो 1 ऑर्बिटल। l की वैल्यू 0 के लिए कौन सी सबशेल होती है, s, तो s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, s सबशेल में ओनली 1 ऑर्बिटल है। मैं एक टेबुलर फॉर्म बना देता हूँ, जरा देखते हैं। एक सबशेल, यहाँ पे लिख देते हैं सबशेल और सबशेल नोटेशन, और यहाँ पे लिख देते हैं उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अगर मेरी ऐसे सबशेल है जिसके लिए l की वैल्यू भी लिख देते हैं, l की वैल्यू जिसके लिए होती है 0, तो ऑर्बिटल्स आते हैं 1। अगर मैंने देखा कि l की वैल्यू 1, तो सबशेल का नाम नोटेशन p, और p में कितने ऑर्बिटल्स आए आपके 3, ये आ गए 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 3 कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए, px है, py है, pz है, px, py, pz। अगर l की वैल्यू 2 तो ये हो गया d, और d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं आपको 5। अच्छा कौन कौन से, अभी तो करके आए हैं, dxy, dyz, dzx, और 2 डिफरेंट टाइप थे जो थे आपके ये थे इन बिटवीन द एक्सेस। मैं लिख देता हूं इन बिटवीन द एक्सेस, और ये होंगे आपके dx y स्क्वायर और dz अलोंग द एक्सेस, होंगे अलोंग द एक्सेस, राइट। सो दैट्स द पार्ट हियर। ठीक है, अब किसी के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं n, l और ml, है ना। अब एक क्वांटम नंबर है लास्ट, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इट रेंजेस फ्रॉम -l to +l। ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। समझते जरा ध्यान से, स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है। स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ms, या फिर आप बोल दीजिए s और ms, इन बातों से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्पिन क्वांटम नंबर को। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन मतलब अगर ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे घूम सकता है, या इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है, दो तरीके घूमने के। अगर ऐसे घूमा तो बोल दिया क्लॉकवाइज, ऐसे घूमा तो बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों चीजों को दिखाने के लिए क्या दिया गया, देयर आर 2 हाफ्स ऑफ s, हाफ वैल्यूज ऑफ h, one is +12 and another is -12. The spin may be anti-clockwise or clockwise. The value of spin quantum number determines whether the atom can produce magnetic field or not. बस ये क्या डिटरमाइन करेगा कि एटम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या नहीं। आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। आपको दिया गया n, आपको दिया गया 1 और आपको दिया गया m1। अब वो कह रहा है कि a में दिया हुआ 3, ये l है, ठीक है। n, l और ml की वैल्यू आपको गिवन है, n 3 गिवन है, l 3 गिवन है, ml -3 गिवन है। अरे एक बात समझिए, अब मैं एक बार को समराइज कर देता हूँ पॉइंट्स को, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स ये कहते हैं कि जो हमारा n है वो एनर्जी और साइज बताएगा। l की जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 रहेगी, मतलब कभी भी l की वैल्यू इक्वल टू n नहीं रहेगी। l की वैल्यू हमेशा n से छोटी रहेगी, l की वैल्यू ग्रेटर देन n रहेगी, नेवर पॉसिबल। जो ml है, अच्छा l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी तो बताएगा, हाउ मेनी वैल्यूज पॉसिबल, वो है n, जितनी n की वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात। 4 वैल्यू तो 4 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 1 2 3 हो गई ना 4। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स द पॉइंट हियर।
ml की जो रेंज है वो है -L से लेके +L तक, -L से लेके +L, तो -L 0 और +L ऐसे लिख देते हैं, -L फिर 0 तक गए फिर पहुंचे +L पे। अब समझिए ध्यान से बात, -L 0 और +L, अगर ml की वैल्यू -L 0 +L है तो इसका मतलब ये हुआ कि n कभी l के इक्वल नहीं हो सकता, और ml बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। भाई कितने ऑर्बिटल्स है वो कौन बताएगा, l, कौन बता रहा है, l, और ms तो आपकी दो स्पिन है, एक तो +½ हो गई क्लॉकवाइज और एक -½ हो गई एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब समझिए, वो कह रहा Nb3 और Lb3 मतलब n = L, जो कि नॉट पॉसिबल, ठीक है। b के लिए N3 L2 हाँ पॉसिबल हो सकता है, ml -2 बिल्कुल हो सकता है, अगर L2 है तो ml आपका -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2, और L2 के लिए D सब सेल होती है, और D में dxy, dyz, dzx, dx² -y² और dz² पॉसिबल होते हैं। अगर N2 L1 और ml +1 हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो B और C तो अभी तक करेक्ट चल रहे हैं, और N2 L2, अरे यार N L के इक्वल हो सकता है, नेवर, द नंबर ऑफ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर 2, कितना 2, देख लेते हैं। For A given n is n3 L3, but we know maximum value of L is equal to n-1, मतलब L की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके n-1, बिल्कुल ठीक बात है, तो L can't be equal to n, so set A of quantum number is not possible। नेक्स्ट आता है B क्या कह रहा है, N3 L2 m-2, L2 which follow the rule L is equal to n-1, and we know possible values of m is -L2 +L, here possible value of m is of -2 to +2, and so B is a valid set of quantum numbers। set C क्या कह रहा है, n is equal to 2, L is equal to 1, बिल्कुल ठीक बात है, m +1 ठीक है, L is equal to 1, n-1 वाला रूल फॉलो हो रहा है, L is equal to 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m मतलब -1 to +1 हो सकते हैं, और यहाँ +1 गिवन है तो m इज वैलिड, मतलब C सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड D के लिए क्या है, n is equal to L हो गया, फिर से वही रूल जो L is equal to n-1 वाला रूल था वो वायलेट हो गया, सो D is not what वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सो करेक्ट आंसर इज 2, करेक्ट आंसर इज 2। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अच्छा ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज, क्या कह रहा है, लाइमन सीरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला कह रहा है न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और ये कह रहा है न्यू बार इज इक्वल टू, आप कर दीजिए क्या, 109677, RH की वैल्यू तो यही होती है, RH की वैल्यू क्या होती है, 109677, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, आप RH भी रख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए लाइमन है मतलब फर्स्ट है, मतलब इसकी लोएस्ट वैल्यू तो हो गई 1, अब वो कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, आप पढ़ चुके हो E इज इक्वल टू क्या होता है, hν, और E इज इक्वल टू hν क्या होता है, hc/λ, बिल्कुल ठीक बात, मतलब E इज इनवर्सली रिलेटेड टू लैम्डा। अगर आपकी एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है किससे, लैम्डा से, अगर आपकी एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड है लैम्डा से, तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टेस्ट लैम्डा मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम मतलब n2 कहां से आ रहा है, वो बहुत ऊपर से आ रहा होगा, बहुत ऊपर क्या बोले इनफाइनाइट, सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पार्लियामेंट सीरीज ऑफ H इज, चलिए उसने एक वैल्यू दी है लैम्डा, उन दोनों को रिलेट करना है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे चलेगा, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से चलेगा कि हाइड्रोजन के लिए 1/λ इज इक्वल टू RH की वैल्यू 109677 इनटू Z², हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पार्टिकल्स के लिए आपको क्या करना है, Z² कर देना, पर हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसको नॉर्मली भी लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए Z² करना है, ठीक है। हीलियम पॉजिटिव बोला है, हीलियम पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन वाला सिस्टम, मतलब Z की वैल्यू, इसके लिए Z की वैल्यू 2 होती है, जबकि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 क्या होती है, 1 होती है। फॉर्मूला है आपका न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, मैंने जो लिखा है वही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू RH 109677 वैल्यू होती है इनटू Z², 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। मैंने कहा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो इनफाइनाइट से आ रहा है, क्योंकि एनर्जी हाई होनी चाहिए तभी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। उसके बाद 1/ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए, और एनर्जी सबसे कम बालमर के लिए तब हो सकती है क्योंकि बालमर के लिए जो n1 की वैल्यू वो 2 और n2 हो जाएगा 3, तभी पॉसिबल है बालमर के लिए, मतलब n1 2 और सबसे नजदीक वाली इसकी है n1 3, n2 3, मतलब इसी से तो आ सकते हैं वो, तभी तो पॉसिबल होगा बालमर के लिए, तो यही पॉसिबल है n3 और n2, ठीक है भाई।
और उसके बाद क्या करेंगे 1 बाय लैम्डा, ये हाइड्रोजन के लिए निकाला है हमने, ये हाइड्रोजन का है जो लैम्डा के वन है। RH इंटू वन स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, इक्वेशन 1। सेम इक्वेशन 2 हमने लिखी, इक्वेशन 1 और 2 से हमें एक बार रेशियो आ गया लैम्डा He पॉजिटिव बाय लैम्डा इज इक्वल टू 9/5, और यहाँ से लैम्डा He पॉजिटिव बताना है कि हाइड्रोजन वाली लैम्डा के टर्म्स में क्या होगा, तो वो हो जाएगा 9 लैम्डा/5। 9/5 लैम्डा आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है जरा देख लेते हैं। 9/5 लैम्डा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 9/5 लैम्डा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले नोट समझ लेते हैं। नोड्स क्या है, मैंने आपको बताया जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो मिनिमम। कभी कभी मार्केट भी चले गए बट वहां पे जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम थी। पेरेंट्स ने क्या बताया, या तो स्कूल के रास्ते में होगा या स्कूल में होगा, ये तो बात थी। अब हुआ क्या, आप मिले मार्केट में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। थे तो सही है ना। So the reason where this probability density function मतलब साई स्क्वायर क्या हो जाए, reduces to 0, अप्रॉक्स 0 बोलते हैं या मिनिमम बोलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड नोडल सरफेस, और सिंपली क्या बोलते थे, नोड्स। अब नंबर ऑफ नोड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एंगुलर या रेडियल नोड्स। अब नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या होते हैं, n-1। टोटल नंबर ऑफ नोड्स ध्यान रखिए बस, टोटल नोड्स क्या होंगे, टोटल नोड्स होंगे n-1, जिसके अंदर दो होंगे, एक होंगे एंगुलर नोड्स और एक होगा रेडियल नोड्स। एक होगा एंगुलर नोड्स और एक क्या होगा, रेडियल नोड्स। जो एंगुलर नोड्स होते हैं ये क्या होते हैं आपकी, बोलिए जल्दी, एंगुलर नोड्स ये होते हैं आपकी सिंपल L। तो रेडियल नोड्स क्या हो गए, n-1 -L, जिसको हम वैसे लिख देते हैं n-L-1। टोटल कर लीजिए n-L-1 प्लस में L से L कैंसिल, क्या आया n-1। टोटल नोड्स कितने, n-1। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए नोड्स। आप क्वेश्चन देख लेते हैं, कहां से क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कह रहा है मैं हाइजेनबर्ग से हूँ, सीधा कह रहा है अनसर्टेनिटी वर्ड आया हाइजेनबर्ग। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटीज, हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आर इक्वल, ठीक है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी के इक्वल है, तो डेल्टा एक्स की जगह रख दो डेल्टा पी, या डेल्टा पी की जगह डेल्टा एक्स रख देते हैं। चलिए डेल्टा एक्स, और उसके बाद पूछा क्या है उसने जो दिया है हुआ है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रखते हैं क्योंकि वेलोसिटी तो पी में है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा एक्स इक्वल हुआ m डेल्टा वी के, तो हमने क्या किया, डेल्टा एक्स की जगह रख दिया डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4π, जिसको h कट भी बाय 2 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया डेल्टा पी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब ग्रेटर देन वाला साइन रिमूव करके नॉर्मल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, h/4π का अंडर रूट, ये बात होगी। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट h/4π। अब डेल्टा पी होता है m डेल्टा वी, जिसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट h/4π। m को इधर ले आते हैं, डेल्टा पी क्या हो गया 1/m अंडर रूट h/4π। 4 का अंडर रूट होता है आपका 2, तो डेल्टा पी हो गया 1/2π अंडर रूट h/4। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, डेल्टा पी हो गया 1/2m अंडर रूट h/4π, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। डेल्टा एक्स अगर डेल्टा पी के इक्वल है तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, m इज द मास एंड आपका आंसर मैच कर जाता है, कौन सा, आपका आंसर मैच कर गया आंसर ए, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2m अंडर रूट h/π। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है, इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द He पॉजिटिव आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस है जो एनर्जी का फॉर्मूला वो तो फिक्स है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 nth ऑर्बिट के लिए बता रहा हूं, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब देखो Li की अगर बात करें, अगर मैं He पॉजिटिव की बात करूं तो Z की वैल्यू हो जाती है 2 और आपकी ऑर्बिट वो बोल रहा है N की वैल्यू 2। अगर मैं Li की बात करूं लिथियम 2 पॉजिटिव की, तो वो कह रहा है मेरी Z की वैल्यू 3 है और मुझे N3 के लिए बताना है, आप बताइए। चलिए देख लेते हैं, बट उसने रेडियस बोला है, एनर्जी नहीं रेडियस बोला है। चलिए रेडियस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जो Rn होता है वो होता है n² बाय z के डायरेक्टली, Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² बाय z। अगर ऐसी बात है तो हमें n पता है z पता है, मैंने क्या किया R3 Li के लिए किया और R2 हीलियम के लिए किया, n3 स्क्वायर अपॉन z Li2 पॉजिटिव और इंटू z He पॉजिटिव अपॉन n2 स्क्वायर। सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा
यहाँ पे R2He पॉजिटिव आपको गिवन है 105.8 एंड इसको सॉल्व किया तो R3Li2 पॉजिटिव आ गया 158.7 पिकोमीटर। तो आपका आंसर क्या मैच कर गया 158.7 पिकोमीटर, 158.7 पिकोमीटर। चलिए मूव करेंगे एग्जाम्पल 5 पे। अच्छा कितना अच्छा क्वेश्चन आया, देखिए ध्यान से, क्वांटम नंबर से, पोस्टल लेटर से आ गया। पोस्टल लेटर तो हमें पता ही है, वो कह रहा है एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n = 4, ml = 1 एंड ms -12। क्या कह रहा है, कह रहा है n = 4, कह रहा है ml = mod 1। कितनी अच्छी बात कही, मतलब -1 भी और +1 भी, यही तो कहा उसने, mod 1। नॉर्मली नहीं लेना है mod को, mod 1 का मतलब तो बड़ा अच्छा है, 2 वैल्यूज आ जाएंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। और क्या कह रहा है, कह रहा है ms -12। ओ हो ms क्या है -12। आप समझिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। अगर n4 है, ml -1 +1 चाहिए और ms क्या चाहिए -12। अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपका n4 है, ठीक है, अगर n4 है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने बहुत बड़ी स्कीम पढ़ी है। बहुत बड़ी स्कीम में ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं वो क्या आएंगे, मैक्सिमम 2n² किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर, मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। 2n² का मतलब हो गया कि 4th ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो L = हो गया 0, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए मैं बात करता हूं L = 0 के लिए, जिसका S सबशेल नोटेशन है, जिसके अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले टेबुलर फॉर्म बना देते हैं। टेबुलर फॉर्म कह रही है कि यहाँ पे लिखेंगे हम L की वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे उसकी नोटेशन क्या है, नोटेशन, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने आ सकते हैं उस पर्टिकुलर नोटेशन के लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अगर हमारा L 0 है तो नोटेशन S होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं। अगर हमारा L 1 है तो नोटेशन P होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होंगे और हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने, हमारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कितने, जल्दी से बताइए, 3 2 6, एक ऑर्बिटल में 2। अगर हमारा L2 है तो नोटेशन D होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 होंगे, इलेक्ट्रॉन 10 आ सकते हैं। अगर हमारा L3 है तो नोटेशन F होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 होंगे और इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर सी बात। अब समझने वाली बात ये हुई कि अगर n की वैल्यू मान लो 4 हो जाती है तो L0 भी पॉसिबल है, L1 भी पॉसिबल है, L2 भी पॉसिबल है, L3 भी पॉसिबल है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया एक तरीके से, जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, जब काउंट करना 2 + 6 8, 8 + 10 10, 18, 18 + 14 32, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भाई। अगर n की वैल्यू 4 है तो वो हमने शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर लिया, इतनी बड़ी टेबल थोड़ी बनानी है एग्जाम में। आप समझिए ध्यान से, मैं कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूं आपको। अगर आपको बताने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर n वैल्यू के लिए, मान लो n की वैल्यू 4, तो वो हो जाएंगे 2n², ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट वो होंगे 2n²। टोटल नंबर ऑफ सब शेल, टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन nth ऑर्बिट कितनी होंगी, जल्दी बताइए। और सब शेल कितनी होंगी, n नहीं होंगी। मान लीजिए 4th ऑर्बिट की बात कर रहा है तो कितनी सब शेल होंगी इसके अंदर S होगा, इसके अंदर P होगा, इसके अंदर D होगा, इसके अंदर F होगा। यही तो बात है भाई। S0 P1 हो गया जिसके लिए L की वैल्यू 1 है, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3। तो 0 1 2 3 चारों पॉसिबल है, जैसे अभी हमने लास्ट में देखा, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे 0 1 2 3 S P D F चारों पॉसिबल है। अब बात आती है नेक्स्ट कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन कोई भी L सब शेल है, ठीक है, इन ए सब शेल वो होगा 2l+1। 2l+1 कैसे, ऑर्बिटल्स बताने, अगर L की वैल्यू है 2 तो ऑर्बिटल्स होंगे 5। कैसे पता लगा भाई, L की वैल्यू 2 है और उसके अंदर होगा D और D है, और L की वैल्यू 2 के लिए ml पॉसिबल, ml बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है और +2 हो सकता है। कितने आए, 5। तो 2l+1, 2 × 2 + 1, 2 2 4 + 1 5।
कोई दिक्कत नहीं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताए मैंने। किसमें बताए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? इन ए पर्टिकुलर सबशेल, इन अ सबशेल, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 × 12+1। इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन बताऊं तो क्या हो जाएंगे? 2 × 12+1, मतलब आप 4l+1 भी लिख सकते हैं। 4l+2 नॉट 4l+1, 2 2 जा 4 और 4+2, 4l+ क्या हो गया? 2। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि n की वैल्यू 4 है, ml की वैल्यू 1 mod 1 है, मतलब -1 और +1 चाहिए, और ms की वैल्यू -12 है। तो आप आंसर बता दीजिए। n की वैल्यू फल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 4 में। n की वैल्यू 4 के लिए l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। l की वैल्यू 0 है तो क्या -1 +1 आएगा? नहीं आएगा। n की वैल्यू 1 है तो -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा। 2 है तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा। 3 है तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा। चेक कर लीजिए। -1 है, बिल्कुल ठीक है। +1 है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ आ गई। -1 है, +1 है, तो यहाँ आ गई। -1 है, +1 है, तो यहाँ आ गई। टोटल कितनी ऑर्बिटल आई? 6 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी ml वैल्यू कितनी है? -1 या +1, n = 4 के लिए। समझिए, n = 4 के लिए जिनमें ml की वैल्यू -1 या फिर +1 है, ऐसे टोटल ऑर्बिटल है 6। एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 आएंगे, एक ऑर्बिटल को हम शो करते हैं इस बॉक्स से। ये एक ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल बनाने 2 बॉक्स, 3 ऑर्बिटल 3 बॉक्स, ऐसे कंटिन्यूसली, 4 तो 4 बॉक्स, 5 तो 5 बॉक्स, ठीक है। कई बार सर्कल से भी दिखा देते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 5 ऐसे। क्लियर? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी अपोजिट, एक +12 एक -12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 4 है, ml की वैल्यू 1 मतलब -1 और +1 होनी चाहिए, और ms की वैल्यू -12 और टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 12 में से 6 तो होंगे +12 वाले, 6 तो होंगे +12 वाले और 6 होंगे -12 वाले, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? -12 वाले 6। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? n की वैल्यू 4, ml की वैल्यू mod 1 और ms की वैल्यू -12 वाले टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और +12 वाले भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वजह से टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल 6 पे। रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव इज x, ठीक है। हमें रेडियस का फॉर्मूला पता ही, Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Be3 पॉजिटिव, तो Rli पॉजिटिव R0 × 2² 2² मतलब, क्योंकि उसने बोला है कि सेकंड बोर ऑर्बिट, और उसने बोला है Li के लिए, तो Li के लिए हमारा जो n की वैल्यू होती है वो 2 होती है, और z की वैल्यू हमारी उसने दी, जो z है वो 3 होता है, और n उसने दिया हुआ सेकंड बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो वो दी हुई है उसने x, तो R0 की वैल्यू आ गई यहाँ से 3x/4। उसने B3 पॉजिटिव के लिए पूछा हुआ है, तो B के लिए जो z है एटॉमिक नंबर वो होता है 4, और हमारा उसने बोला है कौन सा ऑर्बिट, जरा देख लेते हैं। उसने कहा थर्ड बोर ऑर्बिट, तो थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए जो आपकी n की वैल्यू होगी वो 3 होगी, तो R0 × 3² 4, 3 3 जो होता है 9, 9/4, R0 की वैल्यू है 3x/4, सो 9/4 × 3x/4, 9 3 27 और 4 4 16, सो 27x/16 आ गई आपकी Be3 पॉजिटिव। ये जो x है वो आपकी किसके अकॉर्डिंग है? ये जो x है वो आपके अकॉर्डिंग है जो उसने गिवन है, ठीक है। x जो है वो उसकी गिवन के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27x/16, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 7। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87। द मेटल आयन इज वेरी सिंपल। आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगाना है, म्यू √n+2, और इस वैल्यू को इक्वल रखना है 3.87 के। ऐसे n की वैल्यू निकालनी है, फिर इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, और चेक करना है कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन इतने हैं जितनी n की वैल्यू आएगी, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप से आपको एग्जांपल 8 करके देखना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, मैंने फॉर्मूलेस बता रखे हैं। दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैल्यू 3, ठीक है जी, और स्पिन क्वांटम नंबर ms की वैल्यू -12, बाकी और कुछ नहीं दिया। तो इन दोनों वैल्यूज के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।